नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि सीज फायर जैसा हो गया है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो जी। थोड़ा हम लोगों का ध्यान अब लोकल चीजों पे भी होगा, डोमेस्टिक चीजों पे। हम्म, हम्म, एक जो पहले, अगर आपको याद हो, 2024 में पूरा इलेक्शन इसी पे केंद्रित हो गया था कि भाजपा के मन में कहीं ना कहीं ये विचार था कि संविधान बदला जाए, और उसके लिए उसके बहुत से नेताओं ने कहा भी था कि अगर हमें 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदला जाएगा। कल ये इमरजेंसी को लेके इस समय बहुत मतलब बहुत ही उत्साहित है भाजपा कि इमरजेंसी की स्टोरीज करिए, बताइए कितनी गड़बड़ हुई। रोज पेपर में आ रहा है कि वो एडीएम थी तो उनकी भी स्टोरी, इनकी स्टोरी सब आ रही हम्म, है। ऐसे में कल होसबले साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वो एक व्याख्यान में आए थे, जहां पे गोविंदाचार्य जी और गडकरी साहब, ये सब लोग थे, राम बहादुर राय भी थे। वहां पे उन्होंने फिर उस चर्चा को शुरू किया कि भाई ये जो अ, संविधान का 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, जिसके द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को प्रेम्बल में डाला गया था, हम्म, उस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं। और ये सिर्फ वहीं से नहीं हुआ, फिर शिवराज सिंह चौहान ने कल उसको आगे कहा। उन्होंने कहा भाई ये सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है। हम्म, उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, समाजवाद क्या है। तो एक एक ऐसा नहीं है कि होसबले का रिमार्क वन ऑफ द कफ है। जितेंद्र सिंह ने कल जम्मू में भी बोला है कि इसकी कोई देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट। हम्म। तो सबसे पहली बात ये कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनका जो एजेंडा है, जो अब बहुत खुले तौर पे है, संविधान को बदलने का एक इच्छा है, एजेंडा है, नंबर्स की वजह से वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई देखिए, मेरे पास इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके जो दूसरे विषय हैं मैं उनके समय का जी अतिक्रमण करूं। फिर भी जी मैं संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो सका। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जनसंघ उसका पूर्व संस्करण था, तो उसके बाद उनके जब शुरुआती दस्तावेज प्रकाशित हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी प्रमुख थे, उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण की सोहबत का कुछ असर था। और जनता पार्टी, समाजवादियों के साथ मिलकर जनता पार्टी, चरण सिंह या समाजवादियों के साथ मिलकर जनता पार्टी की 77 में सरकार चलाने का भी असर था। जो भी उसका कारण रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी का पहला ढांचा सामने आया, तो पहली उद्देशिका उनकी सामने आई, तो उसमें स्पष्ट था कि वो गांधीवादी समाजवाद की पैरोकारी करते हुए दिखाई पड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तब उनको क्यों नहीं रोका? मेरा सवाल यह है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अगर समाजवाद शब्द इतना ही बुरा था, तो फिर उनको क्यों नहीं रोका गया? उन्होंने ये किया था, उन्होंने एक घालमेल तैयार किया था गांधीवादी समाजवाद और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का। इन दोनों को मिला के उन्होंने एक नई विचारधारा गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें पहले नंबर पर गांधीवादी समाजवाद था। इसके ऊपर बहुत टीका टिप्पणियां हुई। ये भी कहा गया कि संघ अंदर ही अंदर कुछ नाराज है, लेकिन कभी उनकी संघ की कोई नाराजगी खुल के सामने नहीं आई। कभी नहीं ये पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी को बुला के इन लोगों ने डांटा हो, कभी कुछ नहीं किया। हालांकि जल्दी ही, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सीटें रह गई 1984 के चुनाव में, तो फौरन ही गांधीवादी समाजवाद उसमें केवल लिखा हुआ ही रह गया। उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो पुराने विवादास्पद गोरक्षा और राम जन्मभूमि वाले तमाम मुद्दे थे और धारा 370 वाले, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने, वो नए अध्यक्ष हो गए इस पराजय के बाद में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिकीकरण लग रहा था कुछ हट रही है पार्टी, तुरंत लाल कृष्ण आडवाणी ने उसका तुरंत सांप्रदायिकीकरण कर दिया। मेरा कहना है कि आज तक कभी भी गांधीवादी समाजवाद का न भाजपा ने और न संघ ने कभी भी खंडन ठीक से किया है। दूसरी बात, जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा को हिंदुत्ववादी बना रहे थे, यानी मेरी भाषा में सांप्रदायिक बना रहे थे, उस वक्त वो बार बार कहते थे कि बाकी सब लोग छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं, केवल असली धर्मनिरपेक्ष हम हैं। यानी हम जेन्युइन सेकुलर हैं, ये लोग फर्जी सेकुलर हैं, सूडो सेकुलरिज्म बोलते थे। सूडो सेकुलर हैं, हम जेन्युइन सेकुलर हैं, ये कहते थे। अच्छा, इसका मतलब है कि सेकुलर शब्द से भी इनकी इतनी नाराजगी नहीं है। उस वक्त भी संघ ने नहीं कहा कि भाई आप सेकुलर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सर्वधर्म समभाव शब्द इस्तेमाल कीजिए, आप और कुछ समाजवाद की जगह वसुधैव कुटुंबकम, ये अभी जो बातें निकल के आ रही हैं, उस वक्त तो ये तो
ऐसी बात नहीं कि नया ज्ञान हुआ हो, सबको पता है कि जो सेकुलरिज्म शब्द है उसके कई तरह के अनुवाद हैं, है? मुसलमान उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। मुसलमानों जो मुस्लिम है उनको लादीनियत बोलते हैं, और सर्वधर्म संभाव भी है उसका एक अनुवाद, और धर्मनिरपेक्षता भी एक अनुवाद है। अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से लोग इन अनुवादों को करते हैं। तो ये जो पूरा अचानक जो निकल के, अच्छा दूसरी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी को 17 साल सत्ता में रहते हुए हो चुका है, 17 वर्ष सत्ता में रहते हुए हो चुका है। आज तक ये बात इस तरह से कभी नहीं कही गई जिस तरह से अब एकजुट कही जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या संविधान में क्या परिवर्तन किया सकते हैं, इसको लेके एक आयोग बनाया था। वेंकट चलैया उस आयोग में थे, सुभाष कश्यप उस आयोग में थे। उस आयोग की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, और उस आयोग की जो बातचीत, अगर अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव न हार गए होते तो वो उस आयोग की सिफारिशों पर अमल करते, उस आयोग को और ज्यादा समय देते, वो और आगे चर्चा करता, जांच पड़ताल अपनी करता संविधान बदलने की। उस वक्त भी उस रिपोर्ट में भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये सब क्या है कि ये इन लोगों का एक पाखंड है जो बीच बीच में उभर कर आता रहता है। अच्छा, जो व्यवहारिक राजनीति है, व्यवहारिक राजनीति को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है, संविधान के प्रियम्बल में क्या, कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको उसमें नुकसान भी होता है। जैसे मोहन भागवत ने जब पिछले बिहार के चुनाव में 2015 के बिहार के चुनाव में कह दिया था, तो बिहार के चुनाव में आग लग गई थी, इनको नुकसान हो गया था। फिर 2024 के चुनाव में जब संविधान बदलने की बात कही, फिर उनको नुकसान हो गया उसमें। अब ये फिर वो विचारधारात्मक दबाव के कारण, दिमाग में रहता है ना, विचारधारात्मक खुजली बचती रहती है दिमाग में, फिर ये दोबारा इस बात को कह रहे हैं, इससे फिर इनको नुकसान होगा दोबारा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नेता होते हैं जिनको वोट जमा करने हैं, वो थोड़ा इन बातों को करने से पहले सोचते हैं, थोड़ा हिचकते हैं। वो ये गलती जो 2024 में इन्होंने की थी, वो गलती एक असाधारण किस्म की गलती थी। मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जो हैं, जिन्हें अगला चुनाव जीत के दिखाना है, क्योंकि चुनाव हार गए तो सत्ता से तो वो बाहर जाएंगे, दत्तात्रेय होश बोले सत्ता से बाहर नहीं आएंगे, वो उसी तरीके से प्रवचन देते रहेंगे अपना जैसे वो प्रवचन दे रहे थे। और उनके विचारधारा दबाव में बहुत सारे भाजपा के नेता भी वही सब बातें बोलने लगते हैं ताकि वो संघ की तरफ से उनकी गोटी लाल हो जाए और उनको भाजपा के अंदर प्रमोशन प्राप्त हो जाए। तो ये सब इनके अंदर की समस्या है। ये समस्या जो निकल के आती है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये इनके अंदर की समस्या है, इनकी विचारधारात्मक राजनीति और इनकी व्यवहारिक राजनीति, ये उसके अंतर्विरोधों के फलितार्थ हैं जो हम लोगों के सामने निकल कर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भाजपा को कोई फायदा होने वाला है। अगर कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान ही होगा, और बिहार के चुनाव में तो निश्चित रूप से इसकी प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ेंगी और निश्चित रूप से इनको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। जी जी, मैं एक छोटी बात इसलिए कर लूं क्योंकि उस इमरजेंसी में आप भी जेल में गए थे, आपके पिताजी भी गए थे, मेरे घर में भी मेरे भाई गए थे। इमरजेंसी को लेके बीजेपी को लगता है कि उनके हाथ में कोई एक ऐसा हथियार आ गया है कि उस बिल्कुल कांग्रेस को वो नेस्ताभूत कर देगी। लेकिन मैं एक चीज सिर्फ बता दूं, मैं जब उसमें क्या हो रहा है कि बीजेपी ऐसे मामलों को उठा दे रही है तो उसके अपने पुराने कंकाल सामने आ जा रहा है। किस तरह से आरएसएस सरेंडर कर रही थी, किस तरह से डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर जो एचवाई शारदा प्रसाद का है, जिसमें 15 अगस्त की 1975 की इंदिरा गांधी की लाल किले की स्पीच के बाद 22 अगस्त को हाथ जोड़ के था कि हमें माफी दे दो, और अगर आप हमें कर दोगे तो हम ये नहीं करेंगे। और ये ऑन दी ने पत्र लिखा था, बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। तो मैं उसमें एक टिप्पणी आप ही जाऊंगा, उस पत्र को पढ़ के भी सुना दिया। एक बार टीवी बहस हुई इमरजेंसी के ऊपर, मैं भी उसमें मौजूद था। अजय उपाध्याय ने पत्र को पढ़ के भी सुना दिया। हालांकि वहां पर एक संघ के विचारक ने उसका खंडन किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, बात ये कहां से पत्र निकाल के ले आए। लेकिन और फिर उन्होंने ये दावा किया कि बाद में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन वगैरह किया। आजकल बहुत ये लोग अपनी पीठ ठोक रहे हैं। अब आप देखिए, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी, उसके मर्म में क्या था? उसके मर्म में लोकतंत्र को राजनीतिक रूप से एक सहभागी लोकतंत्र बनाने का विचार था। उसका प्रमुख नारा यह था, हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, मतलब भावना उसकी ये थी, शब्द भले ही ना हो,
कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रतिनिधि वापसी के सवाल को भी उठाया, राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए ये भी उन्होंने। आज के मुकाबले तब चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता से काम करता था। आज चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान है, तब के चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं था, काफी निष्पक्षता से काम करता था। लेकिन जो लोग इमरजेंसी खिलाफ लड़ने की बातें कहकर अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं, मियां अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और इस तरह से पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र की शैतान है और ये लोकतंत्र के फरिश्ते हैं। मैं इसमें समाजवादियों को भी शामिल मानता हूं, मैं इसमें सामाजिक न्यायवादियों को भी शामिल मानता हूं और इसमें भारतीय जनसंघ और तत्कालीन भारतीय जनसंघ और आज के भाजपा के नेताओं को भी शामिल मानता हूं। इन लोगों ने, जयप्रकाश नारायण इतने दिन से लगातार सत्ता में हैं, पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, राज्यों में सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण आंदोलन का जो विचार था उसका 10% क्या 1% भी कभी जमीन पर लागू नहीं किया। सत्ता में जब तक ये लोग रहे लगातार, और आज भी हैं, लगातार लोकतंत्र की क्वालिटी में गिरावट ही होती चली आई है। पहली बात तो ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ये कहना कि इंदिरा गांधी को जनता ने सजा दी थी, ये की थी, ये देखिए ये भी बिल्कुल तथ्यों से परे बात है। मैं खुद इमरजेंसी का उत्पीड़ित रहा हूं, मेरा पूरा परिवार इमरजेंसी से उत्पीड़ित रहा है। मैं कोई कांग्रेस ने ये काम किया था इसके लिए मैंने कांग्रेस को कभी क्षमा भी नहीं किया। लेकिन आप देखिए, आप ये सब आप व्यक्तिगत अनुभव छोड़ दीजिए एक बार। पूरा देश 77 के चुनाव नतीजों में 2 हिस्सों में बंट गया था। उत्तर भारत में कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी, लेकिन दक्षिण भारत ने कांग्रेस को जबरदस्त रूप से जिताया था। 150 से ज्यादा सीटें दक्षिण भारत में कांग्रेस ने प्राप्त की थी। पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया था। आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर भारत ने अगर इमरजेंसी को रिजेक्ट किया तो दक्षिण भारत ने इमरजेंसी का समर्थन किया? दूसरी बात है, उत्तर भारत में भी वो जो जनादेश था वो एंटी नसबंदी जनादेश था, वो कोई एंटी इमरजेंसी जनादेश नहीं था। अगर वो एंटी इमरजेंसी जनादेश होता तो उसका कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में भी असर होता। वो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रताएं, हमारे और आपके जैसे कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की राजनीतिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई थी। छीन ली गई थी, ये सही बात है, और वो नहीं छीनी जानी चाहिए थी। उनके खिलाफ हम लोगों ने जितना संघर्ष कर पाया हम लोगों ने किया, लेकिन क्या जनता ने इसलिए वोट दिया था? मैं हमेशा अपने आप से भी सवाल पूछता हूं, आपके सामने भी सवाल रख रहा हूं, क्या जनता ने अभय कुमार दुबे और आनंद वर्धन की राजनीतिक स्वतंत्रता छीनी गई थी उसके खिलाफ वोट दिया था जनता ने? या जनता ने इमरजेंसी के नसबंदी ऐसे अत्याचारों के खिलाफ जनता ने वोट दिया था? अगर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जनता ने वोट दिया होता तो कुछ ना कुछ तो दक्षिण भारत में उसका जरा सा असर दिखाई पड़ता। कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए मेरी दृढ़ मान्यता है कि 77 का जनादेश जो था वो राजनीतिक स्वतंत्रताओं के हरण से प्रभावित होकर निकला जनादेश नहीं था, बल्कि वो जो प्रशासनिक अत्याचार किए गए थे जिसमें संजय गांधी की प्रमुख भूमिका थी और लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई थी। संजय गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को धता बताते हुए नसबंदी की टारगेट तय किए थे और जबरदस्ती उन्होंने खुद निजी पहलकदमी लेते हुए अपने युवक कांग्रेस के जो स्टॉर्म ट्रूपर थे, स्टॉर्म ट्रूपर शब्द का मैं खासतौर से इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल नाजियों वाला शब्द है ये, स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों की जबरन नसबंदी कराई। वो उसमें कुछ बातें और भी हुई, जैसे कि मुसलमानों ने पहली बार कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, उसमें भी नसबंदी की भूमिका थी। वो उसमें भी राजनीतिक अधिकारों के हरण की भूमिका नहीं थी। तो मेरा कहना यह है, इमरजेंसी का जो चित्र ये लोग पेश कर रहे हैं, ये चित्र तथ्यों से मेल नहीं खाता। दूसरे, इमरजेंसी के बाद जिस तरीके से इन लोगों को विपक्ष की सरकार चलानी चाहिए थी, उस सरकार को डुबाने में भी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का प्रमुख हाथ था। समाजवादियों का भी हाथ था, लेकिन झगड़ा किनके बीच में था? झगड़ा तो इनके और उनके ही बीच में था। ये भी तो झगड़े के एक पक्षकार थे। ये अपनी संघ वाली जो पहचान थी, संघ वाली अस्मिता थी, उसको छोड़ने के लिए किसी कीमत पे तैयार नहीं थे। मधुलम कहना था कि दोहरी वफादारियां नहीं चलेंगी। तो इसलिए सारा का सारा हुआ था। इमरजेंसी का जो इतिहास जो लोग पेश कर रहे हैं, यह इतिहास तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारत की जनता आज देखिए, ये लगातार नागरिक अधिकारों का हरण करते हैं, इसके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ उसकी वजह से वोट थोड़ा पड़ता है। भाजपा के खिलाफ वोट दूसरी वजह से पड़ता है। मैं एक और चीज अभय भाई, क्योंकि ये इन सबसे रिलेटेड है, और इमरजेंसी की बात को यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी ने देश से माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी ने देश से माफी मांगी, और अगर जन अदालत को सबसे बड़ी अदालत बोला जाता है तो 1980 का जो
उनको जितना अपार बहुमत मिला, वो उस बात का मोहर लगाता है कि उनको इस देश की आम जनता ने उस चीज के लिए माफ भी कर दिया जी था। मैं एक चीज और, ये जो अभी एक नया शुरू हुआ है, वो जो जिसकी बात आपने कही कि 77 में इंदिरा गांधी ने जब चुनाव कराया तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, उनके पास ऑप्शन उस समय भी एसबीआई सीबीआई थी, उस समय भी मतलब इस तरह के सरकारी तंत्र थे जिससे लोगों को तंग किया जा सकता था, उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन को अपने नॉर्मल प्रोसेस से होने दिया। अभी बिहार के इलेक्शन के समय एक नया, अभी कल परसों में इंस्ट्रक्शन आया है कि बिहार की जो रूल्स है, इलेक्टोरल रूल्स, उसको फिर से देखा जा रहा है, और उसमें खास करके 2003 के बाद जो वोटर बने हैं, मतलब कोई भी बच्चा जो 1985 के बाद पैदा हुआ है, उसको अपने कागज अब जमा करने हैं वहां। और इसको लेके काफी कुछ मतलब वो लोग कह रहे हैं कि इट इज मोर डेंजरस, और उसमें साफ साफ है कि इलेक्शन कमीशन एक तरह से उसमें कुछ खींचतान ये करने की कोशिश कर रहा है कि काफी लोगों को उस वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि अब वो 2003 के बाद कह रहा है कागज दिखाओ, और वो स्पेशल कुछ वो हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं मालूम। इस पे आपकी क्या राय है कि इलेक्टोरल? मैंने भी इस पर ध्यान दिया है, और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि बिहार का विपक्ष जो है वो इसके प्रति जागरूक है। खासतौर से तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो प्रोएक्टिव लीडरशिप है, मैं मानता हूं। वो उनके पास वो पहलकदमी से संपन्न नेता है, और उनमें क्या खूबियां खामियां हैं ये हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति पे उनकी निगाह है, और वो लगातार इस तरह के अंदेशे जो हैं उन अंदेशों को रेखांकित कर रहे हैं, उनको सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है हम सड़कों पर निकल आएंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा, जो कि आमतौर पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर चुनाव आयोग वक्त रहते नहीं संभला तो उसके खिलाफ बिहार की सड़कों पर आंदोलन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो तेजस्वी यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और उसके साथ जुड़े हुए दल हैं, वो भी सब आंदोलन करेंगे। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक बात, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। और चूंकि उनका जनाधार अच्छा है, बड़ा जनाधार है, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछले चुनाव में उभरे थे विधानसभा में, तो मैं ये मानता हूं कि वो एक बड़ा आंदोलन होगा और एक बड़ा नजारा बनेगा चुनाव आयोग के खिलाफ। बहुत मुश्किल होगी, चुनाव आयोग की साख इससे और ज्यादा गिरेगी। तो चुनाव आयोग को भी इसमें देखना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उसका क्या नतीजा, उसको क्या नतीजा निकल कर आएगा। लोकतंत्र के प्रति भी लोगों में आस्था में कमी आएगी। सब कुछ इससे बुरा ही बुरा होगा अगर वो ये रवैया उन्होंने अख्तियार किए रखा। जी जी, अभी भाई अब मैं थोड़ा आ जाऊं क्योंकि उसके बिना बात पूरी नहीं होगी। जो अभी एक इजराइल, ईरान और उसमें अमेरिका भी कूद पड़ा, और फिर बाद में सब कुछ तय हो गया, उसमें मेरे हिसाब से दो चीजें फिक्स हुई। एक, खमैनी जो ईरान एक शिया समुदाय का होने के बाद भी, मैं अभी श्रीनगर था 3-4 दिन, मुसलमानों के बीच था, अब वो सबसे बड़े लीडर, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पे ईरान के जो सुपर, हाँ, वो उभर आए हैं, उनकी लीडरशिप मान रहा है। और सुन्नी लोग, मुझे तो ये अजीब ताज्जुब हुआ, सुन्नी लोग सऊदी अरेबिया के लीडर को कितनी गाली दे रहे थे कि वो बिल्कुल वो है और बिक गया है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो लीडरशिप उनकी स्टैब्लिश हो गई, वहां पे विक्ट्री भी हुई, उन्होंने साफ साफ कर दिया कि हमारा कुछ हुआ नहीं है, ये सब वो था। अब अमेरिका भी उनकी तारीफ कर रहा है कि हाँ हाँ आप ट्रेड करिए और बहुत अच्छे ये लोग ईरान के लोग हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने चीन के साथ कोई समझौता कर लिया है, कि चीन को कह रहा है कि आप तेल ले जाइए ईरान आ गया है। जी, हाँ, वो चीन ने उसकी तस्दीक कर दी है। चीन और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता हो गया है। इस व्यापारिक समझौता बीच में भंग ना हो पाए, इसीलिए चीन जो है वो सतर्कता पूर्वक, जो गल्फ का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें सतर्कता पूर्वक अपने कदम उठा रहा था। इसीलिए चीन ने जो ईरान को मदद की, वो कभी उसने खुल के नहीं मदद का ऐलान किया, लेकिन मदद चीन ने काफी की। वहां पे बहुत सारे कार्गो विमान उतरे, ये बात सही है। तो चीन और इनके बीच में ट्रेड डील हो गई है। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने के लिए जा रहे हैं, और यहां तक कि वो अब इसलिए भी तैयार हैं कि चीन को वो ईरान को $2.5 अरब की मदद देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपका फोर्दो में जो कथवा हुआ है वो हम बनवाएंगे पूरा का पूरा। तो वो फिर से वो टैरिफ और व्यापार के ऊपर आ रहा है बंदा। ट्रंप नाम का बंदा जो है ना, फिर से टैरिफ और व्यापार के ऊपर आ रहा है। जी जी, नहीं, मैं इसको और कर दूं,
जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, उसी तरह से मुझे लग रहा है नेतन्याहू को भी उनको लग रहा है कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, रहेंगे साथ लेकिन कोई बहुत उनके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अबे भाई इसमें, इसलिए उसको उसमें भी एक टिप्पणी चाहूंगा। राजनाथ सिंह साहब एक डिफेंस मिनिस्टर्स की एक जो एससीओ की मीटिंग हुई उसमें गए चीन, वहां बिल्कुल अकेले वो नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो उसका बलूचिस्तान में जो उसकी ट्रेन का हुआ था, जफर एक्सप्रेस या कौन सी थी, उसका अपहरण हुआ था, उसको वो रेजोल्यूशन में डालने में सफल रहा। भारत की तरफ से हल्ला मचता रहा पहलगाम डालो पहलगाम, लेकिन उन्होंने रेजोल्यूशन में नहीं डाला और भारत ने साइन नहीं किया। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि हम बिल्कुल अकेले तनहा खड़े हो गए हैं? और अभी के राउंड में पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है, पाकिस्तान के तो जिसको कहते हैं ना लॉटरी निकल आई है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी मीटिंग में मुझे पहले से ही शक था कि ये समस्या वहां पर आएगी। एक तो पूरा का पूरा इस पूरे संगठन के ऊपर चीन का कब्जा है, तकरीबन लगभग चीन का कब्जा है इसके ऊपर, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। और चीन ने संयुक्त राष्ट्र के दूसरे मंचों पर और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पाकिस्तान की बहुत मदद की है इस सवाल को लेकर। तो वहां पर राजनाथ सिंह जी के सामने और कोई चारा नहीं था कि वो कहते कि भाई हम इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। मैंने उनका वक्तव्य भी सुना है और उसमें बहुत मजबूती से उन्होंने बात रखी कि भाई ये तो बिल्कुल एक तरफा खेल हो रहा है, इसमें डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफा खेल है। तो राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री के तौर पे उनके पास जितने भी अवसर थे उन अवसरों का उन्होंने सदुपयोग किया और उन्होंने ठीक ही उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, इसलिए उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी भारतीय विदेश नीति के ऊपर गौर करें तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस वक्त विश्व मंच पर पूरी तरीके से अकेला खड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती पूरी तरह एक तरफा है, जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, उस प्रकार की मोहब्बत है इसमें, जो आशिक लगातार पलक पावड़े बिछाए हुए है और जो माशूका है वो दूसरी तरफ माशूक दूसरी तरफ देख रहा है। ये स्थिति है। तो और भारत के साथ कोई भी नहीं है। चीन के साथ भारत के संबंध खराब हैं, पाकिस्तान के संबंध साथ खराब हैं, बांग्लादेश के साथ संबंध खराब हैं, बर्मा के साथ संबंध खराब हैं, श्रीलंका के साथ संबंध खराब हैं, नेपाल के साथ संबंध खराब है। तो साउथ दक्षिण एशिया में तो उनके पास कोई बचा नहीं, पूरा दक्षिण एशिया तो मैंने गिना दिया आपके सामने, कोई बचा नहीं। तो और अमेरिका के साथ स्थिति यह है कि अमेरिका इनका दुश्मन नहीं है खुला हुआ, लेकिन इनका दोस्त भी नहीं है। अमेरिका भी पाकिस्तान के संदर्भ में इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। पूरी तरीके से अमेरिका ने इनको हाइफेनेटेड कर दिया है पाकिस्तान के साथ में, और ये स्थिति है। तो भारत पूरी तरीके से अकेला खड़ा हुआ है और भारत की विदेश नीति इस अकेलेपन से बियाबान में है। इस अकेलेपन से कैसे निकलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश भी नहीं है। मोदी जी पूरी विदेश नीति को मोदी जी की फोटो अपॉर्चुनिटी बदल दिया है इन लोगों ने। उसके पीछे कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। इसके आधार पर हम लोगों के साथ अपने संबंध बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, कमजोर करते हैं या नरम करते हैं या गर्म करते हैं। कोई डॉक्ट्रिन भी नहीं है इनके पास में। इनका विदेश मंत्री पूरी तरीके से अक्षम है। उससे अचानक सवाल पूछ दो तो हकलाने लगता है, ये स्थिति है। उल्टे सीधे वक्तव्य देता है और पूरी भारतीय विदेश नीति को सांसत में डालता है। जी जी। अब मैं चलते चलते एक और है छोटा, लेकिन उसमें चूंकि सत्ताधारी दल की बात है, नड्डा जी के बारे में आज भी खबर आई है कि वो जल्दी ही वहां का नया अध्यक्ष होगा। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि नड्डा जी जनवरी 2020 में अध्यक्ष बने थे, उनको जनवरी 2030 तक उनका कार्यकाल था। फिर बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उनका कार्यकाल लोकसभा इलेक्शन तक बढ़ा दिया गया था, जून 2024 तक। लेकिन वो तब से एक्सटेंशन पे लगातार चल रहे हैं। जैसा आज खबर आई है कि 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। बीजेपी का जो अपना कानून है उसके हिसाब से आधे राज्यों में जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि चुनाव हो रहा है, इनका चुनाव तो अभी 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन 14 राज्यों में चुनाव हो गए हैं और कहा जा रहा है कि अभी हम राज्य का जैसे चुनाव खत्म होता है 19 का, उसके बाद हम इनको अध्यक्ष। ये मुझे अबे भाई एक चीज ये लग रहा है, इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि आज की तारीख में आरएसएस थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन में हो गई है और मोदी जी की जो मैन्यूवरिंग या बार्गेनिंग पावर है विद आरएसएस वो कम हुई है। तो ऐसे में जो अध्यक्ष की बात है, क्योंकि बहुत सी चीजें जितना पास आता जा रहा है, सितंबर है, मोदी जी का 75 साल पूरा हो रहा है,
वो पैकेज डील में, एक बार इस पे आपको क्या लगता है कि अध्यक्ष वाला मामला क्यों इतना? ये सारी की सारी बहानेबाजी है। जानबूझकर राज्यों के चुनावों को लटकाया जा रहा है, और ये तब तक लटकाया जाता रहेगा जब तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में मोदी जी और अमित शाह को एक अनुकूल किस्म की डील नहीं मिल जाती। संघ इनको वो अनुकूल किस्म की डील देने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। संघ इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई संघ जिन लोगों को बनाना चाहता है अध्यक्ष, अगर उनको उनमें से किसी को मान लिया अध्यक्ष बनाया जाए तो इन लोगों के लिए फिर सत्ता में रहना और अपने अपने मर्जी से सत्ता चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संगठन पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल जाएगा। फिर ये संगठन को जो अपनी उंगलियों पर नचाते हैं दोनों बंदे, ये नहीं नचा पाएंगे। तो इसलिए राज्यों के चुनाव का बहाना लेकर ये सब काम किए जा रहे हैं, और तब तक ये बहानेबाजी जारी रहेगी जब तक कि मोहन भागवत साहब इन्हें इनकी मर्जी का अध्यक्ष का नाम नहीं दे देते। संघ इनको ऑब्लाइज करने के लिए, इनको संतुष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैं जो दुनिया में इस वक्त राजनीति चल रही है उसमें मानता हूं कि राजनीतिक असुरक्षा के शिकार नेताओं के कारण ही दुनिया में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, और मोदी जी को भी मैं उन्हीं नेताओं की श्रेणी में डालता हूं। मोदी जी वैसे उस तरह की राजनीतिक सुरक्षा के शिकार नहीं है जिस तरह की नेतन्याहू शिकार हैं, या युद्ध से पहले आयतुल्लाह खामेनी उसके शिकार थे, उस प्रकार के नहीं है ये। मोदी जी असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में इनका जो समझौता हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अलिखित जो करार हुआ था, उस करार को मोदी जी चाहते हैं कि एक्सटेंड कर दिया जाए। संघ अभी तक उस करार को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, मुझे लगता है। इसलिए संघ के साथ में, इनके संघ के साथ संबंधों में जो मुश्किलें आई हैं, उन मुश्किलों के कारण मोदी जी भी राजनीतिक असुरक्षा के शिकार हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय मसलों पे मोदी जी आमतौर पर चुप रहते हैं। पब्लिक रैली में लफाजियां करते हैं, ये सही बात है, वो तो पब्लिक रैली में जाते हैं लफाजियां करते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर मोदी जी पहले की तरह नहीं है, वो चुप रहते हैं, और उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि संघ को कैसे अपनी ओर खींचें। बहुमत प्राप्त हुआ नहीं, बहुमत खो दिया। वो मोदी जी के पिछले 5 साल का, पहले 5 साल का नहीं मैं कहता हूं, जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में उन्होंने जो शासन किया, उस शासन का परिणाम था कि इनकी 78 सीटें कम हो गई। तो वो जो बहुमत खोया है, उस झटके से अभी तक उभरे नहीं है। अब ये कैसे उभरेंगे, संघ इनकी कब बात मानेगा, संघ किसको अध्यक्ष बनाना चाहता है, ये सब बातें अभी तक स्पष्ट नहीं है। भाजपा के अंदरूनी हलकों से भी जो बातें निकल कर आती हैं वो बहुत विश्वसनीय नहीं लगती कि किसको अध्यक्ष बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे। जिस तरह के नाम वगैरह निकल के आते हैं उनमें कोई खास मुझे दम नजर नहीं आती। देखिए क्या होता है। जी, मैं चलते चलते एक अंतिम बात करके, एक और उसमें आपसे बहुत ही संक्षिप्त, मुझे एक चीज हरदम ये लगती है कि दुनिया के जितने देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सबकी एक डॉक्ट्रिन है। ट्रम्प डॉक्ट्रिन, खामेनी डॉक्ट्रिन, पुतिन डॉक्ट्रिन, जी जिनपिंग डॉक्ट्रिन, ट्रूडो, मतलब हर एक का एक है। जैसे होता है, ये होता है कि भाई ये इस रास्ते। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल उसमें कहीं मोदी जी की कोई डॉक्ट्रिन है? या तो इनको समझ नहीं है, या ये करते नहीं है, या मतलब मैं इस पे जरा एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं। देयर इज नो मोदी डॉक्ट्रिन। मैं मुझसे कहा जाए कि मोदी जी की डॉक्ट्रिन बताइए, उनकी डॉक्ट्रिन का नाम है पिट्ठू डॉक्ट्रिन। मोदी जी ने पूरी तरह भारत को अमेरिका का पिट्ठू बना दिया है। इस बात को अभी कहा नहीं जा रहा है, केवल मैं ही इस बात को कह रहा हूं, और भी कुछ लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका का, पहले साउथ एशिया में सबसे बड़ा पिट्ठू पाकिस्तान था। भारत अमेरिका का पिट्ठू नहीं था, अमेरिका से नरम गरम संबंध रहते थे हमारे, लेकिन अब मोदी जी ने पूरी तरीके से पिट्ठू बना दिया। विदेश नीति के जितने भी प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के जितने भी IFS अफसर हैं, सबको स्पष्ट मेरे ख्याल से आदेश है कि ट्रंप का नाम लेकर एक भी विरोधी वक्तव्य नहीं दिया जाएगा, अमेरिका का नाम लेकर एक भी विरोधी वक्तव्य नहीं दिया जाएगा। आज ट्रंप खुल के कह रहे हैं कि भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। भाई वो डील क्या होने वाली है, ये ट्रंप क्यों कह रहे हैं? भारत सरकार देश को विश्वास में क्यों नहीं लेती? उसमें बहुत बड़ा खतरा है कि जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, वो पूरी तरीके से ट्रंप अमेरिका के लिए भारत खोल देगा। और वो तो कह ही रहे हैं कि ओपन अप इंडिया, वो भारत को खोलने की बात कर रहे हैं। हाँ, और वो जो खास तरह की जो फसलें होती हैं, उन फसलों के आयात का जो है, जनरल मोटर फसल, GM फसलें जो होती हैं,
जीएम सोयाबीन और जीएम जो जीएम लगा रहता है इन चीजों के आगे, बड़ी खतरनाक लगता है। वो सब भारत में उस आयात का, और भारतीय किसानों का कबाड़ा हो जाएगा इससे। तो ये जो ट्रेड डील होने वाली, आज तक कभी भी भारत ने कृषि का क्षेत्र किसी के लिए नहीं खोला है। जो कुछ होता था वो उद्योग की दुनिया में ही होता रहता था, उद्योग और सर्विसेज की, इंडस्ट्री और सर्विसेज की दुनिया में होता रहता था। जो प्राइमरी सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का खेती, सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्री, और टर्शरी सेक्टर है सर्विसेज, सेवा क्षेत्र। तो जो कुछ भी होता था इन दो क्षेत्रों में होता था, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी में कुछ भी नहीं होता था। प्राइमरी में भारत का अपना अपना रहता था। वो भी इस बार अमेरिका के लिए ये लोग खोलने वाले हैं। इसलिए भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह चुप्पी है। एक बयान नहीं मिल सकता आपको, एक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है। भाई देश का, आपका जो विपक्ष, संसदीय विपक्ष है, वो खुलकर कह रहा है कि आप कृषि के क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने वाले हैं। भारत सरकार खंडन कर दे इसका। अगर भारत सरकार मानती है कि गलत बात है, हमारे खिलाफ झूठा प्रचार हो रहा है, हम अमेरिका के लिए कृषि का क्षेत्र नहीं खोलेंगे, तो 2 लाइन का वक्तव्य आना चाहिए ना, कोई क्षेत्र वगैरह नहीं खोला जाएगा। जैसे कि एक बार विवाद चल रहा था कि क्या भारत को अपनी दरवाजे चीनी पूंजी के लिए खोल देनी चाहिए, डायरेक्ट फॉरेन, तो उस पर काफी दिन तक विवाद चलता रहा। फिर पीयूष गोयल ने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीन के लिए, चीनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमें दरवाजे खोलने से हम इनकार करते हैं, हम ये नहीं करेंगे। स्पष्ट हो गई बात खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन ये लोग ये बात नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए हम अपने कृषि क्षेत्र के दरवाजे नहीं खोलेंगे, चुप हैं। इसलिए संदेह गहराता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई बातचीत करने के लिए, क्योंकि देश एक विषम स्थिति है। विदेश नीति जितनी इंपॉर्टेंट इस समय हो गई है इस तरह के, और खास करके ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि वो हर जगह उनका हस्तक्षेप है। उसके साथ उस पे शायद अर्थनीति, गृह नीति सब जुड़ी हुई है आपस में, सब जुड़ जाती हैं वो। हाँ, इसी तरह हम लोग गृह नीति भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल इतना ज्यादा गड़बड़ी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की हालत खराब है, गृह मंत्रालय की हालत खराब है, अर्थ मंत्रालय की हालत खराब है, विदेश नीति में डबल जीरो है। बस केवल प्रचार और मैनेजमेंट, प्रोपेगेंडा एंड मैनेजमेंट, 2 चीजों से ये सरकार चल रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि जवाबदेही किसी की नहीं है। आप सबका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच।